नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम आइडियल ट्रांसफार्मर स्टार्ट किए थे। ये देखे थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या कंडीशन रहता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में मेनली हम कोर में और वाइंडिंग में ही कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। जैसे कोर को लेके चलते हैं कि उसमें रिलक्टेंस 0 है और वाइंडिंग में लेके चलते हैं कि उसका रेसिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो दो एजम्पशन लेके चलते हैं। उसके बेसिस पे हम पिछले क्लास में आइडियल ट्रांसफार्मर विदाउट लोड के नो लोड कंडीशन में हम फेजर देखे थे और उसी के साथ साथ एक जनरल ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन प्रूफ किए थे। तो अभी तक जो हम पिछले क्लासेस में किए हैं उसमें से हमको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है ERMS इक्वल्स टू 4.44 FN phi m, FN 4.44 FN phi m। ये हमको याद रखने वाली चीज़ है विथ डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन आ जाता है एग्जाम में डायरेक्ट 7 नंबर के क्वेश्चन में। डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन इन ए ट्रांसफार्मर। सिंपली प्रैक्टिकल आइडियल कुछ नहीं, डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन इन ए ट्रांसफार्मर। सिंपल लेना था फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, वहाँ से फैराडेज लॉ लगाना था इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, वहाँ से सिंपली ये आ जाएगा ERMS। EM आएगा, EM बाई √2 कर देंगे तो ERMS आ जाएगा। ठीक है, आज हम करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर एट लोड। लोड का मतलब क्या है कि जो ये सेकेंडरी साइड है यहाँ पे लोड कनेक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं लोड। लोड से क्या होता है, कहीं पे भी लोड कनेक्ट होता है इसका मतलब लोड में क्या फ्लो होगा, करंट। लोड का क्या मतलब होता है, करंट। जनरली भाषा में सोचते हैं कि लोड का मतलब क्या हुआ, करंट हुआ। लोड हो गया मतलब इसमें क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। नो लोड में क्या हुआ था, यहाँ से मैग्नेटाइजिंग करंट गया, फ्लक्स जनरेट किया, फ्लक्स इससे इंटरेक्ट किया, फैराडेज लॉ की वजह से यहाँ पे EMF जनरेट हुआ। ठीक, वही फ्लक्स इससे इंटरेक्ट किया, फैराडेज लॉ की वजह से यहाँ पे EMF जनरेट हुआ। यहीं तक बात हुई थी और वही हम लिख दिए थे E1/2 इक्वल्स टू N1/N2 ये सब। अब क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें सेम रहेंगी। क्या सेम रहेंगी, यहाँ से नो लोड करंट गया जिसको कि हम आई म्यू बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग आई म्यू या नो लोड। ठीक, यहाँ पे I1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आई म्यू गया, उसकी वजह से आई म्यू की वजह से क्या हुआ, आई म्यू का किसके फंक्शन में था, साइन के फंक्शन में था। ठीक, इसके वजह से क्या हुआ, फ्लक्स हुआ साइनोसोडियल, वो फ्लक्स इससे इंटरेक्ट किया, EMF जनरेट हुआ। EMF की पोलैरिटी क्या होगी, EMF की ऐसे पोलैरिटी होगी, EMF की पोलैरिटी ये होगी कि जो ये करंट आ रहा है उसको अपोज करेगा, ये जो करंट आ रहा है उसको अपोज करेगा। तो इस करंट को अपोज करने का एक ही तरीका होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। अगर यहाँ पॉजिटिव निगेटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, तभी अपोज करेगा, तभी अपोज करेगा। ठीक, फिर ये जो फ्लक्स था इससे इंटरेक्ट किया, फिर यहाँ पे EMF जनरेट हो गया। लेकिन इस केस में जब यहाँ पे EMF जनरेट हो गया सेकेंडरी साइड में, इस EMF में जब पाथ क्लोज्ड हो जाएगा, जब कहीं पे भी हम नॉर्मली EMF दिए हैं और यहाँ पे लोड हमारा लगा हुआ है, जैसे ही हम स्विच से इसका पाथ क्लोज करेंगे या लोड लगा देंगे तो इसमें क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। जब तक पाथ क्लोज नहीं रहेगा बस EMF जनरेट होकर रहेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन लोडेड कंडीशन में क्या हुआ कि लोड लगने से वजह से क्या होगा कि इस लोड में EMF की वजह से क्या करंट हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब देखिए, अब यही ट्विस्ट है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ EMF जो जनरेट हुआ है, EMF जो जनरेट हुआ है उसकी पोलैरिटी ऐसे रहेगी, उसकी जो पोलैरिटी ऐसे रहेगी कि इसका अपोज करेगी, उसकी जो पोलैरिटी ऐसे रहेगी कि इसका जो कॉज है EMF का वो अपोज करेगी। EMF का कॉज क्या था, फ्लक्स। EMF का कॉज क्या था, फ्लक्स।
यही था ईएमएफ का कॉज। अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर हम इसको सर्किट के फॉर्म में बदलें, अगर यहाँ पे करंट I1 था और नंबर ऑफ टर्न्स N1 था, तो अगर यहाँ पे ईएमएफ अगर बनता है तो क्या बनता है, N1 I1, यही ईएमएफ का फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा, I1 करंट जब N1 से इंटरेक्ट करेगा तो एमएमएफ, ईएमएफ नहीं एमएमएफ क्या होगा, N1 I1। इस पाथ में हम क्या एज्यूम किए हैं, रिलक्टेंस 0, यही पाथ है ना कोर वाला, रिलक्टेंस क्या है 0। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी जो एमएमएफ बनेगा तो इस एमएमएफ की ऐसी पोलैरिटी रखेंगे कि इस एमएमएफ का अपोज करेगा। इसी से तो फ्लक्स आया था, तो इस एमएमएफ की ऐसी पोलैरिटी रखेंगे कि इस एमएमएफ का अपोज करेगा। तो इसके बराबर अपोजिशन की पोलैरिटी के लिए निगेटिव पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव होगा। जैसा ये है वैसा ही ये होगा, वैसा ही ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2I2। जब इस वाइंडिंग में एमएमएफ क्या हो गया, N1 I1, एमएमएफ का ये फॉर्मूला था, मैग्नेटिक सर्किट बताए थे। इसमें क्या हो जाएगा, N2I2, लेकिन एमएमएफ की पोलैरिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव निगेटिव। एमएमएफ की पोलैरिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव निगेटिव। तो जनरली हम ट्रांसफार्मर में ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जिस साइड में करंट एंटर करता है वहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी रहती है, और लोड साइड में जहाँ से करंट निकलता है वहाँ पे कौन सी पोलैरिटी रहती है, पॉजिटिव। यहाँ पे करंट एंटर कर रहा था तो इस वाइंडिंग में क्या पोलैरिटी थी, पॉजिटिव। यहाँ से करंट इस वाइंडिंग से बाहर आ रहा था तो पोलैरिटी क्या थी, पॉजिटिव, लेंज लॉ से। ठीक है। अगर रिलक्टेंस 0 है तो ये क्या है, एक तरीके से शॉर्ट सर्किट पाथ है। शॉर्ट सर्किट पाथ है मतलब कोर क्या है, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी है। तो N1 I1 और N2 I2 एक तरीके से क्या है, सेम है। देखिए सेम है, पैरेलल में है। तो हम आइडियल कंडीशन में जब लोडेड ट्रांसफार्मर रहेगा तो हम एक कंडीशन निकल के आई कि N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2, N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2। तो यहाँ से ये निकल के आया कि N1 बाई N2 इक्वल्स टू I2 बाई I1। और पिछले केस से क्या निकल के आया था, विदाउट लोड N1 बाई N2 इक्वल्स टू, ये किसके बराबर था, E1 बाई E2। और E2 की वजह से क्या है यहाँ पे V2, तो हम लिख देंगे कि E1 की वजह से V1, मतलब V1 इसके वो है सप्लाई वाला, और E2 और V2 लोड में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V2। तो ये ट्रांसफार्मर की कंडीशन है, ये ट्रांसफार्मर का कंडीशन है। ठीक है। V1 बाई V2 इक्वल्स टू E1 बाई इक्वल्स टू N1 बाई N2, लेकिन करंट में अपोजिट रहता है I2 बाई I1। ये चीज़ हमको ध्यान रखने वाली चीज़ है। वोल्टेज में टर्न रेशियो में रेशियो सेम रहेगा, या तो N1 बाई N2, E1 बाई E2, V1 बाई V2, लेकिन करंट में अपोजिट हो जाएगा I2 बाई I1। या अगर इसको लिखते V2 बाई V1, E2 बाई E1, N2 बाई N1, तो इसको लिख देते I1 बाई I2। ठीक, ये चीज हो गया। अब हम इसका फेजर डायग्राम समझते हैं। फेजर डायग्राम में थोड़ा सा तकनीकी चेंज होगा। फेजर डायग्राम में क्या बताए थे पिछले में, आई म्यू इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी था, और फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी था, तो सेम फेज में होगा। ई जो निकल के आया था वो भी सेम होगा। ई जो निकल के आया था E1 और E2 वो भी लैग करेगा, EMF इक्वेशन से देखे थे। और E1 E2 इधर है तो ऊपर हो जाएगा V1 V2। ठीक, लेकिन इस E2 की वजह से क्या है, I2, अब एक नया चीज आ गया इसमें, I2। नो लोड में I2 नहीं था, तो E2 की वजह से क्या है, I2। लोड जनरली क्या होता है, लैगिंग लोड होता है। लोड कितना होता है, लैगिंग। इंडक्टिव लोड होता है तो 90% लैगिंग, लेकिन नॉर्मल लैगिंग लोड है, मतलब लैग कर रहा है, 90 नहीं है, लैग कर रहा है।
वोल्टेज से लैग कर रहा है, ये सब पढ़ाए थे सेकेंड यूनिट में। लैगिंग में क्या होता है, करंट वोल्टेज से लैग करता है। तो जो वोल्टेज है तो करंट इसके पीछे रहेगा, तो हम I2 करंट को कैसे डिनोट कर देंगे, इस तरीके से, थीटा बोल दें या फाई बोल दें, या तो थीटा बोल दें या तो फाई बोल दें। ठीक, I2 क्या हो गया, I2 क्या हो गया, लैगिंग लोड हो गया। तो लैगिंग लोड क्या होता है, लैगिंग लोड जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। जैसे कि ये वोल्टेज EMF फाई से लैग करा था तो पीछे बना था 90 डिग्री, उसी तरीके से करंट इस वोल्टेज से लैग कर रहा है तो I2 थीटा डिग्री पीछे बना है। ठीक है, लैगिंग है, 90 डिग्री लैगिंग नहीं है लेकिन लैगिंग है। ठीक, I2 बन गया। अब I1 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, I1 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या जो I1 है यहां से देखते हैं, इस इक्वेशन से देखते हैं, N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2। तो I1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, N2 बाई N1 इंटू I2। N1 को उधर कर देंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N2 बाई N1 इंटू I2। लेकिन जो ये I1 है ये I2 के एकदम अपोजिट फेज में रहेगा, क्योंकि I2 इस तरीके से फ्लो करेगा कि I1 का अपोज करे, क्योंकि I1 की वजह से ही फ्लक्स हुआ था। ठीक है, तो लेंज लॉ की वजह से जो I1 रहेगा वो क्या करेगा, I2 का अपोज होगा, लेकिन सेम फेज में रहेगा लेकिन अपोजिट में। तो क्या हो गया, जब I2 इधर है तो I1 एकदम सीधे इसी तरीके से रहेगा बट इसके अपोजिट, तो I1 हो गया इधर। ठीक है, I1 बराबर क्या हो गया, N2 बाई N1 इंटू I2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, I1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट लोड। आइडियल ट्रांसफॉर्मर फेजर डायग्राम इन लोड कंडीशन, जब उसमें लोड हो तब, जब हम उसमें लोड हो तब के केस में ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे फेजर डायग्राम की बात हो गई, नो लोड की बात हो गई, विदाउट लोड की बात हो गई, आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी दो केस देखेंगे, विदाउट लोड, विथ लोड, और दोनों केस में क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे। थैंक यू।